दिस इज गोइंग टू बी वन शॉट, जिसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम कवर करेंगे, ताकि अगर आपका एग्जाम अगर आसपास है और आपके पास डिटेल्ड वीडियो से पढ़ने का टाइम नहीं है या डिटेल्ड लेक्चर का टाइम नहीं है तो आप इससे कवर कर सकते हो। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से ही करवाऊंगा, बेसिक से करवाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से करवाएंगे, टेंशन नहीं है। देखो, अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, एक बार सारे बच्चे पीरियोडिक टेबल को देखना, तो पीरियोडिक टेबल में यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट होता है बेटा, यहां पर पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और ये यहां से यहां तक होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो फिलहाल हमें डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, और डी ब्लॉक के जस्ट नीचे जाएंगे हम नीचे, तो यहीं पर हमें मिलेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी एंड एफ ब्लॉक आपस में सटे होते हैं, चिपके हुए होते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में हल्की सी थियोरी लिखी हुई है जो आपको पढ़ना है। लिखा है कि द डी ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप्स 3 to 12। 3 to 12 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि ये वाला जो पॉइंट है 3 है और ये वाला पॉइंट है 12, तो 3 से लेके 12 तक हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। दोबारा बोल रहा हूं, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझो कि ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर यहां से स्टार्ट होगा डी ब्लॉक एलिमेंट और यहां तक जाएगा, तो इसको बोला गया है 3 और इसको बोला गया 12। बेटा आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं। 18 में पहला ग्रुप ये होता है बेटा, और दूसरा ग्रुप ये होगा। फिर 3 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 तक यहां, फिर 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 18 तक चलता है, तो हमारा 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, और 3 से लेके 12 तक होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, एंड 13 से लेके 18 तक, 13 से 18 तक होता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब ये बात समझना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर पोजीशन्ड बिटवीन। समझना मेरी बात ध्यान से, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है बेटा, जैसे ये वाला हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये वाला हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है और बीच में हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसकी पोजीशन की वजह से इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये एस के बाद पी और उसके बीच में है डी। देखिए एस का मतलब पता क्या होता है, एस का मतलब होता है कि ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम प्लस होगा, यहां पर सोडियम होता है, यहां पर मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम +2 में होता है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जो हमारे पी वाले होते हैं, पी वाले जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्लोरीन होता है Cl-, फ्लोरीन -, ऑक्सीजन का -2, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बेटा। ये जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव होते। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इधर वाले, इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर वाले, और बीच में हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है कि द डी ब्लॉक एलिमेंट 3 से 12 में होते हैं। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, हाँ सही ना, लीस्ट, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। देखो ये फील करना इस बात को, इनको बोलते हैं आमतौर पर हम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और ये लोग क्या है, ये लोग पॉजिटिव नहीं, ये लोग क्या है, अधिकतर नेगेटिव होते हैं, लीस्ट। अगर इसको अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं, समझना, अगर इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हैं, अगर हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेस पॉजिटिव। क्या हो जाएगा ये, लेस पॉजिटिव। आप बात समझ पा रहे हैं? तो या तो आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल दो, या तो इसको आप लेस पॉजिटिव बोल दो। तो नोट्स में हमने ऐसा लिखा है कि जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, उसकी पोजीशन इस प्रकार से है कि वो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव
और और लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बीच में है। ये वाले हमारे, मैं जो कह रहा था ध्यान देना, ये वाले हमारे होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये वाले होते हैं लेस पॉजिटिव। लेस पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव हो सकते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो इनको बोलेंगे हम लेस पॉजिटिव। तो लेस पॉजिटिव और मोस्ट पॉजिटिव के बीच में है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। आप प्लीज इन सबको एक बार रीड करो, फिर हम टॉपिक को फटाफट आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को आज ही खत्म करेंगे। प्यारे बच्चों, अब यहां पर हम बात करते हैं कि किताबों में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन किया गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को किताबों में कहा गया है कि भैया ट्रांजिशन एलिमेंट उसे को कहेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स दैट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, जिसके पास डी का जो ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड हो। पार्शियली का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट, पार्शियली का मतलब होता है बेटा इनकम्प्लीट। तो भैया ट्रांजिशन एलिमेंट की किताबी डेफिनेशन ये है कि भैया उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए इन देयर एटॉमिक और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब तुम बोलोगे सर ये मेरे को समझ नहीं आया ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे जिंक है, जिंक बेटा, अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा दूंगा। यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा हुआ है सबका, तो टेंशन मतलब अभी पढ़ाऊंगा, पर अभी मैं अपने मन से बता रहा हूं। जैसे मैंने जिंक लिया बेटा, तो जिंक का होता है ना 30 होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 30। तो इसको ऐसे भरा जाता है, आर्गन के बाद 3d10 4s2 भरा जाता है। अगर ये तो ये जिंक अपने नॉर्मल स्टेट में बेटा, नॉर्मल। अब मैं जिंक का +2 बना रहा हूं, +2, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, इसका +2 को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं जिंक का +2 बनाऊंगा तो ये बनेगा आर्गन 3d10। तो अगर इस जिंक नाम के बंदे को अगर हम देखें तो जिंक नाम का बंदा कितना अजीब है। कैसे अजीब है, इसका जो यहां पर 3d10 है, अपने नॉर्मल में ये 3d10 है, और जब इसका हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बनाया, यानी जिंक हमेशा +2 में मिलता है, जब मैंने जिंक का +2 बनाया तब भी ये 3d10 है। तो बेटा ये फुल्ली फिल्ड है, इसको बोलते हैं फुल्ली फिल्ड। ये फुल्ली फिल्ड है प्यारे बच्चों। जिंक जो है, जिंक अपने नॉर्मल में भी फुल्ली फिल्ड है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फुल्ली फिल्ड है। मैं थोड़ा डी के बारे में आपको बता दूं, डी के बारे में। डी में होता क्या बेटा, डी के 5 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5। और डी जो है, डी एक में 2 लेगा, समझना, तो इसने कितने ले लिया बताओ, 10। ये D10 है बेटा, ये फुल्ली फिल्ड है बेटा। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और यहां पर इसके 5 ऑर्बिटल्स भरे हुए। 5 ऑर्बिटल का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे डी हमारा फुल्ली फिल्ड है बेटा। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट होगा तभी आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे। हमारा डी जो है, डी वो फुल्ली फिल्ड है, तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते बेटा, ये हमारा ट्रांजिशन नहीं होता है। ट्रांजिशन होने के लिए इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो यहां पर मेंशन किया गया है कि जो Zn है, Zn जो है इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। Zn को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा गया है, Zn को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया है बेटा, क्योंकि बिकॉज इट हैज कंप्लीटली फिल्ड 3d10, इसके पास फुल्ली फिल्ड है, और ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए पार्शियली फिल्ड होना जरूरी है। तो ये बात आप प्लीज ध्यान देना। जिंक का 3d10 होता है नॉर्मल में भी और Zn+2 में भी, तो वही लिखा था कि उसके एटॉमिक वाले में, नॉर्मल केस में और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों में ही क्या होना चाहिए बताओ, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। पर जिंक ऐसा बंदा है कि दोनों केस में ही फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। अब प्यारे बच्चों फटाफट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। फिलहाल एक और नॉलेज डाल दूं आपके दिमाग में मैं, कि जब हम ये जो पढ़ते हैं ना इसके बारे में, ये कि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, जब हम पढ़ते हैं कि भैया ये एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहां पर है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की खास बात क्या है बेटा, जो इसकी पहली लाइन होती है, पहली लाइन, ये पहली लाइन को बोलते हैं हम 3D, और उसके नीचे वाली लाइन को बोलते हैं हम 4D, और उसके नीचे वाली लाइन को बोलते हैं हम 5D बेटा, 5D। तो नाम होता है 3D सीरीज,
ये पूरी सीरीज ऐसे चलती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कैसे होता है, समझिएगा। देखिए ऐसे स्टार्ट होता है, ये 21 से लेके 30 तक जाएगा, और ये ऐसे होगा बेटा, स्कूटी, वैन, कार, मत, फे, को, नी, कु, जी। अभी मैं समझा रहा हूं, वेट करो वेट करो। याद करने का तरीका समझ लो प्यारे बच्चों। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बेटा अभी हमने स्टार्ट किया है, देखो दोबारा बोल रहा हूं, इसके इस तरफ है एस ब्लॉक एलिमेंट, इसके इस तरफ है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट, जिनसे हमें कोई काम नहीं है। हमें एस और पी से कोई काम नहीं है बेटा, हमें ये डी ब्लॉक एलिमेंट से काम है। ये हमारा 3D सीरीज है बेटा, इसका नाम रखा गया 3D सीरीज। इसका नाम है बेटा 3D सीरीज, इसका नाम है। इसके नीचे जो होगा, इसके नीचे जो हम ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे उसको बोलेंगे 4D सीरीज, और उसके नीचे जो लिखना स्टार्ट करेंगे तो 5D सीरीज। तो सर आपने 4D और 5D क्यों नहीं लिखा है? उसके पीछे रीजन ये है बेटा कि अगर हम 3D को पढ़ लेंगे, अगर हम 3D को पढ़ लेंगे बेटा, तो इसके नीचे की पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए कि बेटा ये हमने पढ़ा 3D सीरीज, जैसे जेडन के नीचे क्या आएगा, किसी को पता है क्या? CD आएगा, फिर आएगा HG। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो जिंक है, जिंक ये 3D सीरीज का बंदा है, जिंक जो है 3D सीरीज का बंदा है, और ये है 4D सीरीज का, और ये है 5D सीरीज का बंदा है। हमारे सिलेबस में 3D भी है, 4D भी है, 5D भी है, लेकिन हम पूरे बुक में जब भी पढ़ाया गया है तो सिर्फ 3D के बारे में ही पढ़ाया गया है। रीजन क्या है? देखो, अगर जिंक गर्म पानी से नहाएगा तो CD भी गर्म पानी से नहाएगा और HG भी गर्म पानी से नहाएगा। अगर इसको सनी पसंद है तो इसको भी सनी पसंद है बेटा, और इसको भी सनी पसंद है, सनी देओल। मैं सनी देओल की बात कर रहा हूं बेटा, जो पंजाब से है उनकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा वो भी पंजाब से? ओह, अमेरिका नहीं, कुछ नहीं। सुनो ध्यान से, तो कुल मिला के कहानी क्या है, इसका जो बिहेवियर होगा, सिमिलर बिहेवियर इसका होगा, सिमिलर बिहेवियर इसका होगा। इसलिए हम सिर्फ 3D सीरीज पढ़ेंगे, बाकी का अंदाजा अपने आप लग जाएगा हमें। अब यहां पर कुछ बातें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है कि अगर हमने जिंक को बोला है, जिंक को, कि तू भैया ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट इज फुल्ली फिल्ड। अगर इनकम्प्लीट हुआ तभी ट्रांजिशन बोलेंगे, ये फुल्ली फिल्ड है, तो ये CD भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, HG भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, ये तीनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। यानी अगर हम 3D के बारे में पढ़ लेते हैं, 4D का अंदाजा अपने आप हो जाएगा, 5D का अंदाजा अपने आप हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात को गहराई से समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, और कैसे समझोगे? बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों, तो यहां पर ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई है। फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो 3D होगा बेटा, 3D 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 3D। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर बच्चे को याद होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ट्रिक देता हूं। ट्रिक क्या है? अब ऐसे लिखो, स्कूटी, वैन, कार, मत, फे, को, नी, कु, जी। याद करने का ट्रिक क्या रहेगा कि इसको पढ़ लो स्कूटी, इसको पढ़ लो वैन, इसको पढ़ लो कार, इसको पढ़ लो मत, फे को निक्कू जी, निक्कू जी, निक्कू कोई बंदे का नाम है, संगम बिहार में रहता है, ठीक है ना, पीपल चौक 13 भी, मजाक कर रहा हूं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, सेल लग गया 29, 30। ध्यान दो। अब मेरे प्यारे बच्चों प्लीज यहां पर ध्यान दो, इसको कैसे लिखना देखो, 3D 4S, फिर लिखो बेटा 3D 4S, सबके लिए यही लिखना है बेटा, 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S, सब में यही आएगा 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S एंड 3D 4S। 3D 4S लिखने के बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, प्लीज ध्यान दो। देखो यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा 1, ये दिख रहा है 1, यहां 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो गिनती है ना, गिनती, इनमें एक चीज फिक्स है, 2। 2 सब में फिक्स है, देखो 2 सब में फिक्स है बेटा। और मतलब 21 से लेके अगर आगे आप जाओगे तो 2 सब में फिक्स है बेटा, फिक्स नंबर 2 है बेटा, फिक्स नंबर 2। ये जो फिक्स नंबर 2 है, ये जो फिक्स नंबर 2 है, एस में डाल देना है, एस में। सॉरी, कौन सा वाला फिक्स है? हाँ ठीक है, एस में जाएगा, आई एम सॉरी। एस में 2 को डाल दो बेटा, जो फिक्स नंबर है, 2 2 2
टू 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 टू। तो जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर हमारा क्या है? 2, क्योंकि 21 से लेके भैया 21, 22, 23 सब में 2 तो फिक्स है ना, तो वो एस में जाएगा। और जो नंबर चेंज हो रहा है देखो, 1 फिर 2 फिर 3 4, वो जाएगा डी में। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर है। ए यार तुम यार, तो डी में जाएगा, डी में जाएगा क्या? डी में जाएगा 1, 1 जाएगा, फिर डी में जाएगा 2, फिर डी में जाएगा 3, डी में जाएगा 4, डी में जाएगा 5, चलते 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 डी में जाएगा 9, डी में जाएगा 10, 10 जाएगा। ये बीच के आप खुद भर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, अगर एस को हमने 2 दिया है तो डी को क्या देंगे? 6 देंगे, डी को 6, है ना। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं इसके लिए, क्रोमियम के लिए और 29 इसके लिए। इन दोनों के लिए क्या बात खास है समझा रहा हूं। देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट होता है, सुनना, एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि डी का 5 और डी का 10, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। इसको हाफ फील्ड कहा गया है और इसको फुल्ली फील्ड कहा गया है। तो बेटा डी का 5 और डी का 10 हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड होता है। ये हाईली स्टेबल होते हैं बेटा, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल होता है बेटा। तो यहां पर क्या देखा गया कि यहां पर डी का 4 है, तो स्टेबिलिटी के लिए ये डी 5 कर लेता है और एस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर देगा। तो 3d5 4s1 हो जाता है बेटा, यानी एस का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा ताकि ये d5 बन के स्टेबल हो जाए। वैसे ही बेटा यहां पर देखो, ये जो 9 है, 9 हमने पढ़ा कि d5 और d10 स्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, ये बंदा इसको एक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल बना देगा। तो इसका ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी सर 21 से लेके 30 तक गिनती लिखो और बस एस को 2 दे दो, एस को 2 दे दो और नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते रहो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं रैंडमली, मुझे किसी ने बोला 26 पे आयरन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। मैंने कहा देख भाई, आर्गन के बाद, ये आर्गन के बाद मैं बोलूंगा, सर ने कहा था 3d लिख, 4s लिख। एस के अंदर 2 फिक्स हो गया, तो एस के अंदर 2 चला गया, तो बचा क्या? 6 बचा, 6 यहां आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन। किसी ने बोला एक काम कर, तू mn है, mn 25 नंबर पे है, तो तुम बोलोगे आर्गन के बाद 3d 4s, एस के अंदर 2 डाल देंगे तो यहां डाल देंगे 5। तो ऐसे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और यहां पर एक्सेप्शन भी मैंने लिख दिया है, सीआर का एंड कॉपर का। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दोबारा बोल रहा हूं, 21 से लेकर 30 तक जाएगा नंबर, ठीक है ना, 21 22 23 24 25 30। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, याद रखना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के बाद प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारा बहुत सिंपल है। ये तो हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से बेटा अपना वो स्टार्ट होता है। यहां एक गजब का ट्रिक बता रहा हूं बेटा, इससे आप 90% क्वेश्चन को कर सकते हो। अब तुम्हारे मन में आएगा ये ट्रिक क्या है, समझो एक बार। ट्रिक ये है कि जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं लोहा। बेटा हमने लोहा का एग्जांपल क्यों लिया है? सुबह साहब हम देखते हैं, देखो कहीं भी जाओगे, मेट्रो में, ट्रेन में, कहीं भी आपको लोहा दिखाई देगा। लोहा मतलब आयरन। अब प्यारे बच्चों, आयरन का 26 होता है। आयरन को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 3d6 4s2। मैंने कहा था कि डी के अंदर 5 डब्बे होते हैं बेटा, 5 डब्बे बना दिए, और एस के अंदर 1 डब्बा होता है, 1 डब्बा बना दिया। अब 6 भरने, 6 तो 1 2 ऐसे भरेंगे ना, देखो ऐसे भरेंगे, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 और 6 रिपीट हो जाएगा। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड है बताओ? अनपेयर्ड 4 अनपेयर्ड है बेटा, 4 ऐसे है जिनकी पेयरिंग नहीं हुई। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 पेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड है बेटा। तो होता क्या है बेटा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी शादी नहीं हुई, वो पागल हो रखे हैं, अनपेयर्ड है बेटा, शादी नहीं हुई, तो क्या करेंगे? कहीं पर भी बॉन्ड बनाएंगे, कहीं पर भी रिश्ता बनाएंगे, तो ऐसी हालात हो जाएगी, जान देने को तैयार। भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनता है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अगर मजबूत हो गए तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये हार्ड हो जाएंगे। और हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का क्या मतलब है? देखो एटोमाइजेशन का मतलब ये, जैसे मेरा ये हाथ है, तो मुझे इसकी उंगली अलग करनी है, सारी उंगलियां तोड़ के हटानी है, तो इसको बोलूंगा मैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सभी एटम्स को हम तोड़ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि अगर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, हार्ड हो जा रहा है, हार्ड, तो क्या उसको तोड़ना मुश्किल होगा? हाँ, तोड़ना मुश्किल होगा। इसीलिए हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब होता है तोड़ना बेटा, तोड़ना। एटम को तोड़ना भी मुश्किल है। क्या तुम लोहे को ऐसे तोड़ पाओगे बेटा? जब तक तुम मिथुन और सुनील शेट्टी नहीं हो, नहीं तोड़ पाओगे बेटा। वो पुरानी मूवीज में तोड़ देते थे, मजाक नहीं कर रहा हूं। चलो बेटा, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कलर भी शो करता है, कलर्स, जिसके बारे में हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, या फिर थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर भी शो होता है।
और बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। सर पैरामैग्नेटिक मुझे नहीं पता, मैं नॉलेज से बुद्धि से गरीब हूं। पैरामैग्नेटिक का मतलब है बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड से, एमएफ से बेटा, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो। आप सब जानते हो कि जो लोहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। तो इस ट्रिक से हम 50 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली हार्ड। हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो हार्ड होते हैं। क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग करते हैं। क्वेश्चन है कि हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि भैया अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है, वो हार्ड है, इसीलिए क्या होगा? हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्वेश्चन है व्हाई दे शो कलर? बिकॉज ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन दे शो कलर। अभी तक इतना लिख देंगे काम हो जाएगा हमारा। सो व्हाई दे शो पैरामैग्नेटिज्म? वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये आ सकता है कि भैया जो जेडन है ये सॉफ्ट क्यों होता है? जेडन सॉफ्ट क्यों होता है? तो भैया जेडन के अंदर होता है 310 4s2। इसके पास है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या दिक्कत है बेटा? सारे शादीशुदा है, कोई भी सिंगल नहीं है बेटा, और शादीशुदा आदमी हो जाता है सॉफ्ट। बीबी इधर उधर हर जगह ठोकती रहती है उसको, तो पिलपिला हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? नहीं समझे? जैसे एक आम है, जैसे एक आम है पेड़ पे लगा हुआ है, पका नहीं अभी, टाइट होता है, क्या होता है? और वही पक जाए और तुम दबा दो ऐसे, तो क्या है यार? बट जिंक जो है सॉफ्ट है। ओए जिंक है सॉफ्ट, क्यों? 3d10 4s2 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गायब है यहां से, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? नो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, नो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, इसीलिए सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मुझे बताओ जिंक किसका बंदा है? 3d सीरीज। किसका है? 3d। तो जिंक के नीचे cd होता है, मरकरी होता है, तो ये तीनों ही क्या होंगे? अब सॉफ्ट होंगे। इन तीनों का ही मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। नहीं समझे? क्वेश्चन आएगा जिंक सॉफ्ट क्यों होता है? भैया 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक, यहां कोई मेटेलिक बॉन्ड ही नहीं है। फिर क्वेश्चन आएगा कि यार ये मरकरी जो है, मरकरी ये तो काफी सॉफ्ट है, ये तो लिक्विड हो जाता है, ये तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पढ़ा होगा आपने बचपन में, मरकरी इज अ सिंगल मेटल। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड। तो मरकरी हार्ड नहीं है, मरकरी सॉफ्ट है। मरकरी सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि उसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस वजह से मेटेलिक बॉन्ड नहीं हो रहा। तो ऐसे बेटा हजारों क्वेश्चन का आंसर हम सिंगल ट्रिक से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, तुम बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बहाना लगा सकते हो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहां पर खुलेआम लिखा हुआ है, पढ़ोगे, मेल्टिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को लेके। पहला पॉइंट क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग के पीछे रीजन क्या है बताओ? मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई मेल्टिंग एंड हाई इंथैल्पी। जो इंथैल्पी है ज्यादा होगा बेटा। ZnCdHg लो मेल्टिंग पॉइंट्स, रीजन क्या है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये बॉन्ड नहीं बना पाते, इस चक्कर में इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये सॉफ्ट होते हैं। इवन मरकरी इज लिक्विड। ठीक है बेटा। फिर Mn के बारे में ध्यान रखना खास बात। Mn जो है अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या मतलब बेटा? देखो जब Mn के ग्राफ की स्टडी की गई तो पता लगा कि भैया देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम से गिर जाता है। Mn यहां पे होता है बेटा। तो बोला गया यार इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों इतना कम है? Mn का मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम हो गया है? तो भैया Mn की बात समझते। देखिए Mn होता है बेटा 3d5 4s2। ये बेटा 25 नंबर पे होता है, ये हाफ फील्ड है बेटा। क्या है ये? हाफ फील्ड। तो Mn अपनी फैमिली से कहता है, Mn अपने पापा से कहता है, पापा मैं 3d5 हूं पापा, मैं हाफ फील्ड हूं पापा, मैं स्टेबल हूं पापा, अगर मैं स्टेबल हूं तो मेरी शादी मत कराओ पापा। नहीं समझे मेरी बात? कई सारे लड़के नहीं जाते और अपनी मम्मी से बोलते हैं, मम्मी मैं लड़का हूं, मुझे लड़के पसंद है, आई एम सिंगल गुड, आई एम। तो वही वाली बात है यहां पर। ये जो Mn है, चुप हो जाओ, ये Mn कहता है, ये Mn कहता है कि देखो मैं हाफ फील्ड हूं, मैं स्टेबल हूं, मैं क्या हूं? मैं स्टेबल हूं, मेरे पास बहुत सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तब भी मैं बॉन्डिंग करना नहीं चाहता। ऐसा फील करो। नहीं समझ पा रही बात? ये जो कह रहा है Mn कह रहा है कि भैया मेरे पास 3d5 है, मेरे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं स्टेबल हूं, तो मैं क्यों शादी करूं? मैं क्यों? सलमान भाई क्या कह रहे? बहुत पैसा है, क्यों शादी करूं? बहुत पैसा है। हाँ तो Mn यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन आता है घुमा के कि Mn के पास तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की भंडार है, 3d5 खूब सारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे कम हो गया? तुम्हारा दिमाग सन्ना आ जाएगा। अरे वो मास्टर चश्मिश कुर्ते वाला
कह रहा था कि अगर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहां तो एमएन के पास तो खूब, एमएन के पास तो भर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दबा के एकदम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब भी इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो रीजन समझ में आया बेटा? क्या रीजन है? कि भले ही इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, भले ही लड़का है पर लड़का नहीं है, समझो? कैसे ब्याह होगा, कैसे नहीं होगा? आप समझ पाए बात? ये लड़का है पर लड़का नहीं है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इस बात को समझा करो। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे पढ़ना पसंद करते हो ना थोड़ा सा भी, तो प्लीज आप मेरा नया बैच परिवर्तन बैच ज्वाइन करो मुझे सपोर्ट करने के लिए। और बैच 1000 रुपए का है मात्र, जिसमें बहुत कुछ मिल रहा है, पढ़ाने के अलावा नोट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। यकीन मानो भाई, 100 में से 100, बहुत दिल से बहुत तगड़ा पढ़ाया जा रहा है बैचेस में। लव यू, प्लीज सपोर्ट कीजिए। सो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान दो। अरे यहां पे प्लीज ध्यान दो। ये 21 से लेके 30 तक लिखा है मैंने। यहां पर आप गजब की बात देखोगे कि यहां से लेके यहां तक जाते हैं ना, ऑलमोस्ट यहां तक, यही बीच तक बेटा, यहां पर, यहां से लेके मान लो यहां तक, या कई लोग तो यहीं तक बताते हैं, कई लोग कहते हैं कि यहां तक 25 तक, कैसे भी सुन लो। स्टार्टिंग में बता रहे, देखो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टार्टिंग, बीच और लास्ट। तो स्टार्टिंग में क्या होता है प्यारे बच्चों? एटॉमिक रेडियाई। प्यारे बच्चों, एटॉमिक रेडियस में स्टार्टिंग में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है बेटा, डिक्रीज क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। थोड़ा एक बार एटम के बारे में समझो। एटम में होता क्या है? एटम में होता क्या, देखो बेटा, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस की जो शक्ति है, उसकी शक्ति है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो अगर न्यूक्लियस की शक्ति ज्यादा है, इसको प्यार से बोला जाता है, ये रहा, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बोला जाता है। न्यूक्लियस की जो शक्ति होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो बेटा स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, यानी एटम का साइज छोटा हो जाता है। स्टार्टिंग में बेटा एटम का साइज छोटा हो जाता है। साइज क्यों छोटा हो जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। ये जो न्यूक्लियस का फोर्स है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खिंचा जाएगा। इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा तो शेल सिकुड़ जाएगा बेटा। ये जो वैलेंस शेल है सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने का मतलब है एकदम श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक, तो साइज छोटा हो जाएगा। फिर बेटा बीच में ऑलमोस्ट सेम रहता है। ऑलमोस्ट सेम क्यों रहता है बेटा? ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है? देखो जब हम यहां पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि देखो यहां पर ये जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पर इस इलेक्ट्रॉन को ना रिपल्शन भी मिल रहा है। मतलब न्यूक्लियस खींच रहा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मार रहे। जैसे कई बार होता है जब स्टूडेंट्स लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो पुलिस वाले उसको खींच रहे होते हैं गर्दन पकड़ के, उनके लीडर को। लीडर समझते बेटा? जैसे स्टूडेंट्स का नेता है तो नेता जो स्टूडेंट का नेता है, क्या है, लीडर को पुलिस ऐसे खींच रही होती है और उसके जो सपोर्टर्स होते हैं उसको खींच रहे होते हैं, नहीं हम नहीं ले जाने देंगे। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि न्यूक्लियस खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है, तो साइज बिल्कुल सेम रहेगा, ना इधर ना उधर। फिर बेटा यहां पर आते आते ना स्लाइटली इंक्रीज इन साइज ड्यू टू रिपल्शन। बेटा यहां पर रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। रिपल्शन अगर ज्यादा हो जाएगा तो साइज हल्का सा बढ़ जाएगा। फिर प्यारे बच्चों डेंसिटी जो है, डेंसिटी मास एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर जनरली हम देखें तो आमतौर पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा? और मास के बढ़ने से डेंसिटी पे बढ़ जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है प्यारे बच्चों कि इनका डेंसिटी ऐसे ऐसे हल्का हल्का बढ़ता रहता है। आमतौर पे इन जनरल डेंसिटी हल्का हल्का बढ़ता रहेगा। तो डेंसिटी बढ़ता रहता है प्यारे बच्चों। डेंसिटी के बाद बेटा अगला टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? देखो कई बार ना ये एटम है, तो हो क्या रहा है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है, न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं, रिमूव। तो अगर न्यूक्लियस अंदर खींच रहा है और मुझे बाहर खींचना है तो मुझे लगानी पड़ेगी एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वही होता है बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो इंथैल्पी से आप समझो कि ये एनर्जी है बेटा। इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी है उसको बोल रहे हैं हम आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब ये जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है किन बातों पे डिपेंड करता है? हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड पे डिपेंड करता है और साइज पे डिपेंड करता है।
लेकिन हमारे क्लास 12th में 99 क्या 100% क्वेश्चन इसी पे आने वाला है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है इसका? अगर किसी का साइज बड़ा है, अगर किसी का साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? इनवर्सली है। जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा एटम है, इस बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बेटा, बड़ा आसान है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस दूर है, इस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस दूर है बेटा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्योंकि इसका न्यूक्लियस दूर है, इसका अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। न्यूक्लियस दूर है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं रहा, तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यानी अगर किसी एटम का साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है जब साइज बड़ा होता है। लेकिन यहां पर अगर आप क्लियरली देखोगे तो साफ साफ मेंशन किया गया है, अगर कोई हाफ है या फुल्ली फिल्ड है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल जस्ट नीचे लिखा हुआ है क्रोमियम वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, थोड़ा दर्द कम होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्रोमियम बेटा 24 में है। 24 का मतलब होता है 3d4 4s2, लेकिन ये स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा बन जाता है, एक्सेप्शन याद है, 3d5 4s1। अब प्यारे बच्चों मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, क्रोमियम को +2 बनाते हैं। अगर मैं क्रोमियम को +2 बनाऊंगा तो +2 का मतलब है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना होगा। तो होगा क्या, समझना ध्यान से, जब मैं क्रोमियम को +1 बनाऊंगा, +1 का मतलब क्या है कि जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहली बार में, जब मैं सिर्फ क्रोमियम का +1 बना रहा हूं, +1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? +1 का मतलब है कि 3d5 और 4s 0 हो गया बेटा, यहां का इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन अगर मैं क्रोमियम का +2 बनाने जाऊंगा बेटा तो मुझे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काफी स्टेबल है बेटा, एक स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। 3d5 स्टेबल है, अगर आप चाहते हो कि +1 से +2 हो जाए, एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, तो 5 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो बेटा मुश्किल है, 3d4 करना मुश्किल है, क्योंकि ये स्टेबल है, स्टेबल। तो यहां पर होगी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होगी बेटा? हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी अगर कोई हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड है तो एनर्जी क्या लगती है? ज्यादा लगती है। क्या बात है सर? अब जैसे यहां पर एग्जांपल मैंने पहले लिख दिया है, देखो ध्यान से पढ़ो बेटा। लिखा है Cr, 3d5 है, 4s1 में है। अगर इफ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये Cr बन जाएगा +1, क्या बन जाएगा Cr, और ये बन जाएगा 3d5, तो ये बन जाएगा हाफ फील्ड, स्टेबल। तो इफ नाउ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी और दर्द भी हो सकता है उंगलियों में बेटा, याद रखना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट आयोनाइजेशन इन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लो। पहली बार में क्रोमियम का लो क्यों होता है? क्योंकि पहली बार में इलेक्ट्रॉन देने से उसको कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन देके फायदा है, उल्टा इलेक्ट्रॉन देके वो स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो स्टेबल हो रहा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Zn इज हायर। कह रहे भैया जिंक है, जिंक, और इसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहली बार में एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, दिक्कत होगी। बोलो क्यों? इसका S2 भी फुल्ली फील्ड है, D भी फुल्ली फील्ड है, और फुल्ली फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फील्ड है तो एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। हम पीछे पढ़ के आए हैं, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हो सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अगला बेटा, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा हम नहीं छोड़ेंगे आपको, प्लीज। अब अगला देखो बड़े प्यार से, क्या बोला मैंने? अगला देखो बड़े प्यार से, ध्यान दो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा वेरिएबल का मतलब है यहां पर कि भैया ये ऐसा कुछ है कि बहरूपिया, बहरूपिया बेटा अपना चेहरा बदलता है। वेरिएबल का मतलब है कि अलग अलग, वेरी करना, अलग अलग। तो लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि देखो कभी +2 में दिखेगा आयरन, कभी +3 में आयरन। कभी तुमने सोडियम को देखा है ऐसे कि सोडियम +1 में है फिर एकदम से सोडियम +3 हो गया? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये शक्ति इन्हीं के पास है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास, कि आयरन +2 में है, +3 में है। तो ऐसा क्यों है भाई? समझते हैं, देखिए। तो रीजन समझिए, रीजन ये है बेटा कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है 3D, एक है 3D, एक है 4s। इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, एनर्जी गैप बहुत कम है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके भी 5-6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यहां के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में और यहां के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो दोनों को मिला के अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है। मान लो खाली ये वाला बंदा पार्टिसिपेट करता है, खाली ये वाला बंदा,
तो हम कहेंगे भैया देखो आयरन +2 हो गया, लेकिन मैंने कहा कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर ले। बात समझ पा रहे हो? आयरन की जगह छोड़े कोई लिखते हैं मेटल, मेटल कोई भी मेटल, कोई एक्स है, एक्स अभी +2 में है क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए। मैंने कह दिया इसके 2 और इसके 5, तो लो x +7 में चला गया। तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनके पास ऑप्शन बढ़ जाता है कि मैं +2 भी कर सकता हूं, +7 भी कर सकता हूं, +3 भी कर सकता हूं, +4 भी कर सकता हूं। तो लिखा है कि भैया ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? रीजन क्या है? बिकॉज ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, बताओ NS, NS मतलब जैसे 4s, अरे NS का मतलब क्या है यहां पर? 4s, और n-1 का मतलब क्या है? 4-1 D, 3D, बिकॉज NS एंड n-D इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखा है बिटवीन, अच्छा ये रहा, बिकॉज ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड n-D, कॉमा कॉमा मतलब रुक गए। अब बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, और ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो शोन बाय Mn, मैंगनीज, मैंगनीज +2 से लेके +7 तक सब कुछ शो करता है, +2, +3, +4, +5, +6, +7। तो Mn जो है +2 से +7 तक सारे रूप ले सकता है। अब यहां पर एक सबसे खास बात है जो आपको समझना है। क्या समझना है? कि एक बंदा है SC करके, ये 21 पर होता है, इसका कुछ ऐसा होता है आर्गन 3D1 4s2। तो ये बंदा क्या करता है समझना, अपने आप को +3 बना लेता है। +3 बनाने से ये है कि इसके ये तीनों इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे और ये आर्गन बन जाता है। आर्गन मतलब नोबल गैस बन जाता है। क्या बन जाता है? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि SC एक ऐसा बंदा है, SC एक ऐसा बंदा है कि अपने तीनों इलेक्ट्रॉन गायब करके अपने आप को +3 बना के आर्गन यानी नोबल गैस बन जाता है, नोबल गैस। और नोबल गैस बहुत स्टेबल होता है, और जैसे एक बार ये नोबल गैस बन गया उसके बाद ये कुछ भी बनना नहीं चाहता है। नोबल गैस स्टेबल होता है। तो आपसे एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये जो SC है जो 21 पे है, जो SC 21 पे है, ये सिर्फ +3 में रहना चाहता है, ये +2 में नहीं जाता, +1 में नहीं जाता, +3 में ही क्यों रहना चाहता है? भैया क्योंकि +3 में रहने के बाद ये नोबल गैस बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। अगर वो स्टेबल बन गया तो उसको क्या जरूरी है कहीं और जाने की? बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है SC के बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हम 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? Cr2O7-2, KMnO4, KMnO4 या MnO4-। यहां पर अब क्या देखोगे पता है क्या? यहां पर जो Mn है, यहां पर Mn बेटा +7 में होता है, यहां क्रोमियम +6 में होता है। मेरी बात सुनना ध्यान से कि ये जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है काफी हाई वैल्यू है, +7 तो सबसे हाई वैल्यू है बेटा। तो ये जो +6 और +7 है या तो ऑक्सीजन के साथ होते हैं या फ्लोरीन के साथ। मतलब हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या तो ऑक्सीजन संभाल सकता है या फ्लोरीन संभाल सकता है। ऐसा क्यों? वही समझना है। नोट करने वाली बात है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय इन केस ऑफ फ्लोराइड्स, FlOU, OU। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय इन केस ऑफ फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। या तो ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो तभी आपको हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। देखो 2-3 रीजन होता है। पहला रीजन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा रीजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, अरे आप सिंपल याद करो, तुम्हें कौन सा PhD करना है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए इनको संभाल लेते हैं ये। वैसे मेन रीजन ये होता है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दे स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, पर आपको इतना गहरा नहीं जाना है। अरे सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्सीजन इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत लॉजिकल, वरना बॉन्ड ही नहीं बनता। तो ये बात है, सिंपल सा पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो ना तो प्रैक्टिस भी करो। मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक बनाई है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से प्रैक्टिस करो। उससे उसके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, उनसे बाहर आने के क्या चांसेस? कोई चांसेस नहीं है। पिछली बार भी बच्चे 100 लाए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार वहां से देख लो।
प्यारे बच्चों ध्यान दो प्लीज, ओनली +3, नो वेरिएबल। क्यों? +3 में स्टेबल हो जाता है। जीरो ऑक्सीडेशन ऐसे कंपाउंड्स में होता है जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है ना, इसके साथ होता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना। Mn जो है वो +2 से +7 सारे शो करता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्साइड या फ्लोराइड्स में होता है। क्यों? ऑक्सीजन फ्लोरीन स्मॉल होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। क्या करते हैं? स्टेबलाइज। तो ये भी मैंने लिख दिया था कि कभी एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दो बेटा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है समझिएगा कि अगर आपको कभी ऐसा मिले कि कोई मेटल +2 से 0 में जा रहा है और इसका जो ई नॉट वैल्यू, बेटा ई नॉट वैल्यू को ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था। अगर इसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें सुंदर बच्चों, तो लिखा है कि +2 से 0 कोई मेटल है जो +2 से 0 पर जा रहा है, तो ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये काम इजीली होगा। लेकिन कोई बोले कि भाई मेटल है +2 से 0 में जा रहा है और इसके ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये काम इजीली नहीं हो रहा, ये काम इजीली नहीं हो रहा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपसे कोई ऐसे बोले कि मेरा कोई ऐसा, मैं बताता हूं, एग्जांपल देता हूं। मैंने एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो लिखा है कि ई नेट वैल्यू ऑफ Mn+3 से Mn+2, ये मैंगनीज है बेटा, कि ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn+3 से +2 इज मोर पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव क्यों है? तो मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव का मतलब वो काम आसानी से होगा। तो देख लेते हैं एक बार। तो फिर हमने Mn को देखा, हमने बोला Mn भाई तुम 25 पे आते हो, वो बोल रहा हाँ जी 3d5 4s2, 3d5 4s2। फिर हमने Mn का +3 बनाया। तो हमने जब Mn का +3 बनाया, समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, अपने आप समझ जाओगे कि हमें ये दिखाना है कि +3 से +2 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्यों है ये बताना है हमें। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक बार Mn को लिखते हैं। भैया Mn को लिख लिया। अब Mn का +3, Mn का +3 कैसा होगा? +3 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो Mn+3 में है 3d क्या हो जाएगा बताओ? 4। 2 यहां से जाएगा, 1 यहां से, तो ये बेचारा लेस स्टेबल है। क्या है ये? लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल है। तो क्वेश्चन क्या है आप समझोगे। देखो आप ऐसे समझो कि भैया जो हमारा Mn+3 है वो लेस स्टेबल है। क्या है भैया? ये लेस स्टेबल। हमारा Mn+3 लेस स्टेबल है। अब वो जाना कहां चाह रहा है? Mn+2 में। क्यों? क्योंकि वो लेस स्टेबल है। तो जब Mn+2 में चला जाए, +2 का क्या मतलब है? +2 का मतलब है सिर्फ ये 2 गायब होंगे और क्या बन जाएगा? ये 3d5। तो Mn जो है +3 में 3d4 होता है और Mn+2 में 3d5 होता है, हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि Mn का जो +3 से है +2, वो काम आसानी से होगा। क्यों होगा आसानी से? मैं +3 में हूं अनस्टेबल, +2 में जाके हो जाऊंगा स्टेबल, इसलिए मेरी ई नॉट वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अच्छा सबको ये पता है ना कि +3 का मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो रहे हैं, 2 यहां से 1 यहां से, और +2 का मतलब है कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन गायब है, तो +3 में 3d4 है, ये 3d5। तो बेटा ई नॉट वैल्यू का खेल भी हम समझ गए बड़ी आसानी से। अब यहां पर कुछ बातें आप समझना ध्यान से जो आपके काम आएगा। क्या काम आएगा बेटा? पहला पॉइंट आप समझना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो खुद को रिड्यूस करे बेटा, और रिड्यूस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस करे, खुद को रिड्यूस करे बेटा। रिड्यूस करने का मतलब है गेन करे इलेक्ट्रॉन। जैसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि Cr+3, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? Cr+3। अब Cr+3 का मतलब क्या पहले समझो, पहले Cr को समझो। Cr क्या होता है बताओ? 3d5 4s1। अरे यार Cr 24 पर होता है, स्कूटी वैन कार। 3d5 4s1। Cr का +3 का क्या मतलब है? Cr के +3 का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया और 2 यहां से, तो ये है 3d व्हाट? 3 है ये, 3d क्या है? तो हमने क्या सीखा कि अगर हम Cr+3 बनाएंगे तो क्या होगा बताओ? यहां से 1 जाएगा और यहां से 2। तो ये जो 3d3 है, सुनना ध्यान से, ये जो 3d3 है Cr के लिए, Cr का जो +3 होता है, Cr का जो +3 होता है वो ना T2G3 कहलाता है, जो आगे पढ़ोगे आप। इस D3 का नाम होता है T2G, T2G बोलते हैं इसको।
तो ये ना T2G3 होता है, जो माना जाता है कि क्रोमियम के केस में हाईली स्टेबल होता है। तो ये होता है बेटा हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम बोलोगे ये तो हाफ फील्ड नहीं है। अब चलो यार पढ़ा ही देता हूं ताकि तुम्हारा दर्द कम हो। देखो बाद में आप पढ़ोगे, ये जो डी है, डी दिख रहा है, डी के 5 डब्बे है, बाद में डी के ना वो टूट जाते हैं, डब्बे टूट जाते हैं, 3 अलग हो जाता है, 2 अलग हो जाता है वाइब्रेशंस की वजह से। वाइब्रेशन की वजह से जो 5 डब्बे हैं वो अलग अलग में टूट जाता है बेटा। तो इसी का नाम है T2G। T2G। अब मेरी बात सुनो, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो क्या ये हाफ फील्ड हो गया? तो T2G3 हाफ फील्ड स्टेबल होता है। तो क्रोमियम के लिए क्या हुआ? क्रोमियम के लिए ये जो क्रोमियम का +3 है ये स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सीआर, अभी चलो क्वेश्चन बाद में, पहले टॉपिक तो पढ़ लो। टॉपिक ये है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस करे, जो गेन करे इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा चलो क्रोमियम का +4 है, क्या बेटा? क्रोमियम का +4 है। ये बंदा क्या सोचेगा? +4 का मतलब पता है किसी को? एग्जांपल दे रहा हूं, क्रोमियम का अगर हम +4 मान लेते, +4 बन गया, तो ये पता है किस में होगा? 3D2 में होगा। अगर +3 का मतलब 3D3 है तो 4 का मतलब क्या है? 2। तो ये परेशान है, दुख में है, दर्द में है। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन, ताकि क्या बन जाए? क्रोमियम +3 बन जाए बेटा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +4 से क्या बन जाएगा? +3 बन जाएगा। गेन करने के बाद बन जाएगा 3D3। क्या बन जाएगा? 3D। दोबारा फील करो, दोबारा फील करो। अगर क्रोमियम कभी +4 में होगा तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक यहां से, 3 यहां से, 3D2। ये स्टेबल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के जुगाड़ में होगा, गेन करके बना लेगा आपको अपने आप को 3D3 और स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करे उसका नाम क्या पड़ेगा बताओ? गेन करे तो नाम क्या पड़ जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, अगर कोई बंदा गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। लेकिन हमारे को ज्यादातर क्वेश्चन इससे आता है, रिड्यूसिंग वाले से। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? रिड्यूसिंग समझना ध्यान से बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। खुद को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है? जो लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन। क्या कर दे? लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन। जो लॉस करे वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आया एक बार कि क्रोमियम +2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चे समझ नहीं पा रहे, मुझसे नहीं पढ़े थे वो, कि Cr+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है। तो समझो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब याद करो, जो क्या करे? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइज का मतलब लॉस करे। तो हम कहेंगे जो लॉस करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, यानी क्रोमियम जो है +2 में है, ये लॉस करना चाहता है ताकि क्या बन जाए बताओ? Cr+3। क्योंकि Cr+3 में इसको फायदा है। क्या फायदा है बताओ? T2G हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करता है? तो आप लिखोगे बिकॉज इट कैन लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cr+3 विच इज हाईली स्टेबल, है ना, T2G3 कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ गया बेटा? तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? Cr+2 क्या है बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि वो लॉस करके Cr+3 बना लेगा। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत तो लग रही है, नोट करो फिर आगे बढ़ते। सो प्यारे बच्चों, हमें क्या याद रखना है कि क्रोमियम का +2 हमेशा +3 में जाना चाहेगा। क्रोमियम का अगर +4 भी है तो +3 में ही आना चाहेगा, क्योंकि वो स्टेबल है। बेटा अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कॉपर को लेके। देखिए, कॉपर का जो +1 होता है वो होता है लेस स्टेबल। जब हम उसको पानी में डालते हैं, बेटा सुनना ध्यान से, जब कॉपर का +1 होता है ना, लेस स्टेबल होता है इन एक्वस, पानी के अंदर। कॉपर का +1 पानी के अंदर लेस स्टेबल होता है, तो अपने आप को वो कॉपर +2 एक्वस बना लेता है, कॉपर +2 एक्वस, और साथ ही साथ कॉपर 0 बना लेता है। जब एक ही एलिमेंट खुद को ऑक्सीडाइज करे और सेम एलिमेंट खुद को रिड्यूस करे, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
अब हमें यह सोचना है कि कॉपर का जो +1 है, कॉपर का +1 है, वो +2 और 0 में गया तो गया क्यों? बहुत सिंपल सा आंसर है, वो स्टेबल नहीं था। स्टेबल नहीं था इसलिए वो टूट गया या किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया। सो रियल रीजन ये होता है कि जब कॉपर +2 में जाता है तो होता क्या, इसको मिलता है मोर स्टेबल ड्यू टू लोअर रिड्यूसिंग पोटेंशियल एंड हायर हाइड्रेशन एनर्जी। अब तुम बोलोगे ये क्या बात है, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। अभी समझ जाओगे। देखो इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन ये होता है, जब कॉपर +2 में, देखो जैसे ये कॉपर +1 है तो इसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है बेटा, ये +1 है, तो यहां पर हाइड्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। हाइड्रेशन का मतलब है जो पानी है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स अच्छे से नहीं चिपक पाएंगे इससे, ऐसा मान लो, इसको हाइड्रेशन बोल रहे हैं। कॉपर का +1 चार्ज कम है, चार्ज कम होने की वजह से ऐसा कह सकते हैं हम कि यहां पर हाइड्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब कॉपर +2 में जाता है बेटा, कॉपर +2 में हाईली चार्ज डेंसिटी होती है, यहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये इजीली हाइड्रेशन कर सकता है, बढ़िया। तो यहां पर हाइड्रेशन अच्छा होता है और हाइड्रेशन की वजह से स्टेबल हो जाता है। हाइड्रेशन मतलब पानी की वजह से, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, तो मोर स्टेबल ड्यू टू, एक लाइन का आंसर बता रहा हूं, हायर हाइड्रेशन एनर्जी। अब तुम बोलोगे सर ये लिखे ना लिखे, तो देखो रिड्यूसिंग पोटेंशियल ये सब चीजें आपको ना ज्यादा समझ नहीं आती आप लोगों को, इसीलिए इसको इग्नोर करके हुए चल रहा हूं मैं, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, मोर स्टेबल ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एनर्जी, बस बात खत्म। अगर आपको लिखना है तो लिखना लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर रिड्यूसिंग पोटेंशियल एंड हायर हाइड्रेशन एनर्जी, आपको लिखना है तो लिख सकते हो। मेरे हिसाब से एक तरीका बढ़िया है, मोर स्टेबल ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एनर्जी। प्यारे बच्चों, देखो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। आप लोग रिएक्शन पढ़ते होंगे बचपन में तो देखते होंगे V2O5 Cr2O7 है ना, एज अ आयरन, कहते हैं निकल एज अ कैटलिस्ट, वेरी फेमस। तो कह रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है, इनके कंपाउंड्स कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट पता है जो रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है, क्यों? बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मान लो किसी रिएक्शन में आयरन को +2 चाहिए तो +2 बन जाएगा, +3 चाहिए तो +3 बन जाएगा, प्लस अगर मान लो मैंने कहा Mn है, Mn कभी +2 कभी +3 कभी +7, तो ये चीज उनको हेल्प करता है डिफरेंट रिएक्शन में जाने के लिए। नहीं समझ पा रहे मेरी बात? अगर वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, कभी +2 बन जा रहे कभी +3, जैसे मैंने कहा कि मैं शाहरुख की एक्टिंग भी कर रहा हूं, सलमान की एक्टिंग भी कर रहा हूं, मैं राजेश खन्ना की एक्टिंग कर रहा हूं, तो मेरे को क्या होगा, मेरे को काम ज्यादा मिलेगा। भैया तुम इधर आओ, तो आज शाहरुख का कर ले तो सलमान का कर ले, है ना, तो समझ रहे हो? तो इससे अगर टैलेंट ज्यादा है तो काम ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। सेम इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये बहुत सारे रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, रिएक्शन करवाने में हेल्प करवाते हैं। अब प्यारे बच्चों अगला लाइन क्या है, ऑल्सो दे हैव एबिलिटी, ऑल्सो यहां से पढ़ना, ऑल्सो दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये अगले चैप्टर में पढ़ोगे। कॉम्प्लेक्स ये होता है, देखो बेटा, FeCN6 ऐसे करके जो कंपाउंड होते हैं इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि इस आयरन ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाया। तो ऑल्सो दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, तो इनका साइज छोटा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, समझना, ड्यू टू स्मॉल साइज, हायर कटाइनिक चार्ज, इनके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है। इन सब के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। वैकेंट डी ऑर्बिटल सबसे इंपॉर्टेंट, इनके पास ना खाली ऑर्बिटल होता है, और इसके पास अगर खाली ऑर्बिटल है आयरन के पास तो 6 CN को अपने घर में रख सकता है। क्या आजा भाई 6 लोगों तुम आओ बॉन्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं यहां पर, समझ रहे हो? फिर कलर की बात कर रहे, ध्यान दो, कलर, ये लोग कलर भी शो करते हैं। कलर के पीछे रीजन है बेटा DD ट्रांजिशन। अब तुम बोलोगे ये क्या है बेटा, ये अगले चैप्टर में आएगा, फिर भी मैं हल्का समझा दे रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि एक जो D ऑर्बिटल है बेटा, ये 2 में ब्रेक हो जाएगा, 3 डब्बे और 2 डब्बे, 5 डब्बे। तो कई बार होता है कि जो हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन कोई हाई एनर्जी स्टेट में है तो क्या होगा, वो लौटेगा ऐसे, और जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो एनर्जी छोड़ता हुआ आता है इन द फॉर्म ऑफ कलर।
तो हमें दिखाई देगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये लोग कलर क्यों शो करते हैं, तो रीजन है डीडी ट्रांजिशन, जो अगले चैप्टर में पढ़ना है। अभी मैंने आपको आइडिया दिया कि जो हाई एनर्जी लेवल पर होगा, जब लो एनर्जी लेवल पे आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को छोड़ते हैं। अब तुम्हें समझ ही नहीं आया मैंने वर्ड यूज किया, तो इसीलिए हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, अभी छोड़ दो। और वैसे भी एग्जाम में आएगा 1 नंबर का, लिख देना ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, बात खत्म। अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है समझते, थक गए क्या सब? ज्यादा नहीं है भाई, देखो ना, एक पेज ये रहा, इसके बाद ये देखो एक पेज ये रहा, इसके बाद एफ ब्लॉक और अलॉय एक्टिनोइड्स, चैप्टर खत्म। 3-4 पेज है बस, डरना नहीं है किसी को। चलो, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि भैया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से एज अ कैटलिस्ट काम करते। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लोग, ठीक है जी, कलर भी शो करते हैं, ठीक है जी। और कलर के पीछे एक और रीजन लिख सकते हो, सबसे आसान, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे शो कलर। अच्छा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है बेटा? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्या होता है, जैसे कि आयरन की लैटिस है, तो क्रिस्टल लैटिस में, चुप हो जाओ प्लीज, जो क्रिस्टल लैटिस है प्यारे बच्चों, क्रिस्टल लैटिस के इन गैप्स के अंदर जो गैप दिख रहा होगा आपको छोटे छोटे, क्रिस्टल लैटिस में गैप होता है, ये गैप है, ये गैप है, गैप। इन गैप के अंदर कुछ छोटे एटम्स आके घुस जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कबूतर आके रहने लग जाते हैं ना, कबूतर, वैसे ही आयरन का क्रिस्टल है, मैंगनीज का क्रिस्टल है, तो कोबाल्ट का क्रिस्टल है, मतलब अलग अलग मेटल के क्रिस्टल में छोटे एलिमेंट्स आके घुस जाते हैं। जब ये छोटे एलिमेंट्स आके घुस जाते हैं तो इनका जो गैप है, गैप समय के साथ भर जाता है, और गैप भरने की वजह से ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। इवन कई बार बोरोन अगर घुस जाए, बोरोन, तो ये डायमंड जितना स्ट्रांग हो सकता है। मतलब सोचो ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे आयरन है, लोहा, लोहे के क्रिस्टल में बोरोन आके घुस गया, बोरोन बहुत छोटा होता है, हवा इधर कहीं से घुस गया तो डायमंड जितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है। ये जो जगह है बेटा, ये जो खाली जगह, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर स्मॉल एटम आके घुस जाए, है ना, इन स्मॉल वैकेंट स्पेस, जो छोटे खाली जगह, वैकेंट मतलब खाली, जो बेटा खाली जगह है, स्मॉल एटम गेट ट्रैप्ड, उसमें छोटे एटम फंस जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, MN4N, नाइट्रोजन फंस गया इसके अंदर, TiH1.7, इसमें हाइड्रोजन फंस गया, ठीक है, TiC, इसमें कार्बन फंस गया बेटा। समझ रहे, कुछ एग्जांपल लिया मैंने, तो इनको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड की खास बात बताओ, उनकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। वो नॉर्मल से क्या होंगे? हार्ड। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। समझ रहे हो? और काफी हार्ड होंगे, सख्त होंगे, डायमंड जितना हार्डनेस पहुंच जाता है कभी कभी। प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं अलॉय। ये अलॉय क्या होता है समझिएगा। अलॉय किसे कहा गया है? देखिए, अलॉय, अगर सिमिलर रेडियाई के एटम आर मिक्स्ड, तो हम बोलते हैं अलॉय बन गया। मतलब एक कोई एटम है इतना बड़ा और कोई दूसरा एटम है इतना बड़ा, अब इसके क्रिस्टल को पिघला दिया हमने, इसके क्रिस्टल को पिघला दिया, दोनों एटम्स के जो क्रिस्टल है उनको पिघला के मिला देंगे तो अलॉय बन जाएगा। आप जानते हो अलॉय का मतलब क्या है? अलॉय का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ मेटल्स ऑफ सिमिलर साइज के एटम्स को मिला के हम अलॉय बना सकते हैं। अब यहां पर एक चीज लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा, क्या लिखा है देखिए, लिखा हुआ है लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले होते हैं बेसिक। सर लो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जैसे MnO2 बेसिक होगा बेटा, MnO2 में +4 है तो ये बेसिक टाइप का हो सकता है। वैसे तो MnO2 ज्यादा ही वो हो गया, मतलब +4 हो गया, बता रहा हूं, रुक जाओ। जैसे Fe का लेते हैं, FeO, क्या बेटा ये FeO, यहां पर Fe +2 में है तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो बेटा ये बेसिक होते हैं, बेसिक। जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जैसे कि MnO4 और MnO7, ठीक है ना, Cr2, रुक जाओ, MnO4- ये +7 में है, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये एसिडिक होंगे बेटा। और प्यारे बच्चों जो इंटरमीडिएट है, बीच वाले हैं,
वो एम्फोटेरिक होते, मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी। जैसे मैंने बताया था आपको अभी MnO4, ये +4 में है। नहीं, MnO2 लिखा था ना हमने, रुक जाओ, ए यार, MnO2, तो ये +4 में है, तो ये एम्फोटेरिक होगा। यानी इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मानो उसने लिख के दे दिया, कुछ भी लिख के दे दिया, ऐसे लिख के दे दिया रैंडमली, बोला बताओ Cr2O7 ऑक्साइड है, एसिडिक बेसिक क्या है, तो आपको पता होगा क्रोमियम जो है ये +6 में है, बताया था मैंने पीछे। +6 मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। और भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, क्लास 11 में था, एक्स मान के निकालते थे। तो प्यारे बच्चों, ये हमने बहुत सारी बातें करी इस चैप्टर के अंदर। अब हमारा डी ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब स्टार्ट होगा हमारा एफ ब्लॉक, जो कि बहुत छोटा है बेटा। एफ ब्लॉक एलिमेंट सच में बहुत छोटा है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट भी, ओ सॉरी, एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 पार्ट है, बता रहा हूं। देखो मैं आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताऊं पहले। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट को, बस खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। एफ ब्लॉक एलिमेंट को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक होगा बेटा लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स, सिर्फ लेंथ लिख रहा हूं, लेंथ। एक है लेंथेनॉइड्स, एक है एक्टिनॉइड्स, एक्टी लिख रहा हूं, अब यहां पढ़ लेंगे बेटा। तो एफ ब्लॉक में हमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स पढ़ना है। अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट में समझना 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथनम। जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो लेंथनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स, उनको कहा गया है लेंथेनॉइड्स। इनको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। दोबारा बोल रहा हूं कि एलए के बाद 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथनम इज कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है 4f 1 से 14, 5d 0 से 1, 6s2। यानी प्यारे बच्चों, जो 5d वाला सीरीज है, क्या बोला मैंने, जो 5d वाला सीरीज है वो हमारा एफ ब्लॉक के अंदर है। यानी कि मैंने बोला 3d सीरीज, 4d सीरीज एंड 5d सीरीज। तो 3d और 4d को हम डी ब्लॉक के अंदर रख रहे हैं, ठीक है बेटा। और 4d से 5d में जब आएंगे तो 5d वाले में हमारा लेंथेनॉइड स्टार्ट हो जाएगा, 5d वाले में। बात समझ पाए? अब लेकिन यहां पर एक खास बात है जो आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ के अंदर भरे जाएंगे। डी के अंदर या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1, डी के अंदर या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 1 होंगे, और एस के अंदर 2 हो गए फिक्स। तो इलेक्ट्रॉन एस के अंदर नहीं भरे जाएंगे, डी के अंदर नहीं भरे जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर भरे जाएंगे। इसीलिए इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। पीछे अगर आपको याद हो, हमने डी में भरना स्टार्ट किया था, एस के अंदर फिक्स कर दिया था, डी के अंदर 1, डी के अंदर 2, डी के अंदर 3, डी के अंदर 4। तो जब हम इलेक्ट्रॉन डी में भर रहे थे तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट था। अब इलेक्ट्रॉन को एफ में डाला जाएगा, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर, तो ये कहलाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होता है जो आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर याद कर लोगे तो अलग बात है, पर बच्चों से पूछते, छोटे बच्चों से, 11th वालों से, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर अभी भी कोई पूछ रहा है ये क्वेश्चन तो उसका दिमाग बड़ा नहीं हुआ, वो पागल है, बुढ़ा पागल हो गया, ऐसा कह देना। स्कूल वाले टीचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और ना ही उनकी बात कर रहा हूं जो पेपर बना रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर मैं कभी अपने टेस्ट में ये पूछ लूं तो समझना बुढ़ा पागल हो गया। तो बेटा अब इसमें लेंथेनॉइड्स की अगर हम बात करें तो लेंथेनॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये नोट्स मैंने बेटा यूज किए हैं, लेकिन नोट्स कॉपी पन्ने पे लिखा था तो किसी ने लिख दिया ये मेरी राइटिंग नहीं है बेटा। तो बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस है बेटा, ठीक है, प्लीज डोंट माइंड। अब मेरी बात सुनो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है समझिएगा, मैं बड़ा आसान तरीके से बता रहा हूं। देखिए होता क्या है प्यारे बच्चों, ये कोई एटम है और ये अंदर के इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन है ग्रीन वाले, और बेटा ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम होता है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। न्यूक्लियस का काम है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। लेकिन ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन, इनका काम होता है रिपल्शन देना, रिपल्शन, धक्का मारना, धक्का। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन धक्का मार के, अंदर के इलेक्ट्रॉन धक्का मार के, अबे यार तुम पता नहीं यार,
तो न्यूक्लियस का काम है इन इलेक्ट्रॉन को खींचना, अंदर के इलेक्ट्रॉन काम है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर मारना, धक्का मारना। तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, समझना, अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को, ये अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के न्यूक्लियस से बचा रहा है, तो ये शील्ड कर रहा है, शील्ड, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट एक प्रकार से। लेकिन लेकिन एफ जो है, एफ, अगर यहां पर एफ के इलेक्ट्रॉन है, एफ, एफ की बहुत पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग, पुअर मतलब बेकार, बचपन में सबको पुअर मिला होगा, पुअर मतलब बेटा बेकार। तो ये जो एफ के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुनना ध्यान से, जैसे न्यूक्लियस है, देखो सुनो, न्यूक्लियस ने क्या किया, न्यूक्लियस ने इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट किया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये एफ का है, कौन सा है, एफ का पुअर शील्डिंग, बहुत बेकार, शील्डिंग मतलब बचाव, एफ वाला इसको बचा नहीं पाता है, इस इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, क्योंकि एफ वाले जो है बेकार शील्डिंग, अच्छा कवच नहीं बना पा रहे, तो हमारा जो शेल है सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक, तो साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथोनॉइड का साइज छोटा हो जाना, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। स्टीडी, स्टीडी मतलब आराम आराम से ऐसे, ऐसे, स्टीडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, साइज का घट जाना ऑफ लेंथोनॉइड, ऑफ लेंथोनॉइड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब जैसे 21, 22, 23, 24, वैसे वैसे साइज घट रहा है, इसी को बोला जाता है एलसी, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, बेटा चार्ज लिखा हुआ है, मतलब जो शील्डिंग है वो गंदी है और न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ गया तो साइज छोटा हो गया। अब प्यारे बच्चों एक दो थोड़ी सी बात और है बस, तो कॉन्सिक्वेंस बेटा, कॉन्सिक्वेंस मतलब बेटा परिणाम, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम बेटा, कि ये जो लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है इसका परिणाम क्या हुआ, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज घट गया, पहला परिणाम तो ये हुआ, द रेडियाई ऑफ द 5D सीरीज, देखो समझो 3D 4D 5D, अब इसका साइज छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि 4D जैसा हो गया, कैसा हो गया, देखो नीचे वाले का साइज बड़ा होना चाहिए, पर नीचे वाला 5D वाले का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, तो लिखा है द रेडियाई ऑफ द 5D सीरीज आर सिमिलर टू कोरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ 4D सीरीज, यानी 4D सीरीज के जो मेंबर है, 4D सीरीज के मेंबर है उनके जैसा रेडियस इनका हो गया, इतना छोटा हो गया। 5D का रेडियस बड़ा होना चाहिए, 5D का रेडियस उसके बराबर है, 4D के बराबर है, क्यों, 5D का साइज घट गया था। एग्जांपल के तौर पे ZR एंड HF आर ऑलमोस्ट सेम रेडियाई एंड सेम फिजिकल, सेम यानी सिमिलर, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ZR एंड HF आर ऑलमोस्ट सेम रेडियाई, दो एलिमेंट है ZR एंड HF, इन दोनों का क्या हो गया है बताओ, इन दोनों का रेडियाई, देखो दो अलग अलग बंदों का अलग अलग रेडियस होना चाहिए, पर दो अलग अलग बंदों का रेडियाई सेम हो जा रहा है, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जा रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जा रही है, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बात समझ पा रहे हो? और छोटी सी बात, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम LA से LU, ला से लू बेटा, ला से लू तक सीरीज चलती है पूरी, कहां से कहां तक, ला से लू तक, तो ला से लेके लू तक बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाता है, याद रहेगा, किसकी वजह से, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब लास्ट एक दो पेज है, चैप्टर खत्म, देखो दो ही, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक आगे है ही नहीं कुछ, दो पेज है, डरना नहीं है बेटा। अब देखो अलॉय की बात करते हैं, डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है, दो पेज है, मुश्किल से 4 मिनट और। देखो अलॉय, एक बड़ा फेमस अलॉय होता है लेंथोनॉइड्स का, मिस मेटल। ये जो मिस मेटल है ये 95% इसके अंदर होता है लेंथोनॉइड, और आयरन को मिलाते हैं या इन सबको मिलाते हैं, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन। तो मिस मेटल क्या है बेटा, अलॉय है, एक ऐसा अलॉय जिसके अंदर 95% तो हमारे लेंथोनॉइड है और 5% कुछ ऐसे वैसे। अब लेंथोनॉइड जो है इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है, ये जो मिस मेटल है, जो ये अलॉय है मिस मेटल, इसको यूज करते हैं बुलेट, बंदूक की गोलियां बनाने के लिए, जंगी जहाज के शेल्स बनाने के लिए,
जंगी जहाज समझते हो, लड़ाई में जो यूज होता है मजबूती के लिए, लाइटर की फ्लिंट बनाने के लिए। तो आपसे कोई बोले भैया मिस मेटल क्या होता है, तो आप बोलोगे ऐसा अलॉय जिसमें 95% लेंथेनॉइड यूज हो, ठीक है ना, उसको मिस मेटल कहते हैं। अब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो जितने भी लेंथेनॉइड जैसे La+3, Lu+3, तो ये जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कॉमन, तो इनका +3 होता है बेटा। ये आमतौर पे +3 शो करते हैं, बात समझ पा रहे हो। इवन मैक्सिमम डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट +3 ही शो करना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेबिलिटी की वजह से, कुछ स्टेबिलिटी की वजह से कॉन्फ़िगरेशन देखो, कुछ स्टेबिलिटी की वजह से, जैसे सी है बेटा, सी +4 शो करता है, EU, YB ये +2 शो करता है। क्यों? क्योंकि ये +2 में स्टेबल है, ये +4 में स्टेबल है, लेकिन आमतौर पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने लेंथेनॉइड खत्म किया, अब हम एक्टिनॉइड खत्म करते हैं। 1 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स इसके अंदर। एक्टिनॉइड क्या होता है थोड़ा पढ़ते हैं, मैं लिखना पड़ेगा मुझे इसमें थोड़ा। एक्टिनॉइड्स देखिए 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनॉइड्स, एक्टिनम सॉरी, एक्टिनॉइड्स किसे कहेंगे? 14 एलिमेंट आफ्टर एक्टिनम। कोई एक्टिनम नाम का बंदा है, उसके बाद जो 14 एलिमेंट होंगे, 14 एलिमेंट, उनको हम इकट्ठे एक्टिनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि वो एक्टिनम के बाद स्टार्ट हो रहा है, एक्टिनॉइड्स। अब प्यारे बच्चों, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 5F 1 से 14, 6D 01, 7S2। तो ध्यान से 3D सीरीज, 4D, 5D और 6D, ये इकट्ठे पढ़ रहे हैं, और ये दोनों वो हमने डी ब्लॉक में पढ़ा और ये एफ ब्लॉक में। अब ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स जो है एफ में भरे जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, देखो, शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली बेटा, जनरली आमतौर पर ये +3 शो करते हैं। फिर वाइड रेंज, बहुत सारा वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू सिमिलर एनर्जीज। अरे यार, वही वाइड रेंज मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू सिमिलर एनर्जी। ये 6D, 7S, 5F, ये सभी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो कभी +3, कभी +4, कभी +7। तो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइड मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? सिमिलर एनर्जी होती है, किनकी? इन सभी की एनर्जी सेम, तो पार्टिसिपेट करना आसान है। और लास्ट में एक पॉइंट, द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस अलोंग एक्टिनॉइड्स। अगर एक्टिनॉइड में साइज डिक्रीज हो रहा है तो नाम क्या होगा बताओ? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5F ऑर्बिटल्स। 5F ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है, इनके इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होगी तो साइज घट जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। ये होमवर्क है, तैयार कर लेना। और इसके रिएक्शंस मैंने नहीं कराए, ठीक है बेटा? रिएक्शंस क्यों नहीं कराए वो तुम्हें याद